हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, लास्ट हमने जो दो वीडियो अपलोड किए थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा जो सीरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ आने वाला है उसके बारे में बताया था। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी टीम को हायर करना है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसका जेडी किस तरीके से तैयार करते हैं। बट उसके बाद एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग किसी को हायर करते हैं तो ये क्वेश्चन रहता है कि हमें उसको सैलरी क्या देनी चाहिए, उसका पैकेज किस तरीके से हम लोग डिसाइड करें। ये मैक्सिमम इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम रहता है। और उसकी वजह से ये भी होता है कि हम लोग प्रॉपर अगर सैलरी ऑफर नहीं करते तो कोई भी जो रिसोर्स हम लोग हायर करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ट्रेन होने के बाद जॉब छोड़ देता है। हमारी सबकी इच्छा ये होती है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर हमारे टीम में आए तो वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, खुशी के साथ हमारे साथ काम करे, और उसका भी जैसे कंपनी का ग्रोथ हो उनका भी ग्रोथ हो। तो उसके लिए हमें पहले ये डिसीजन लेना होगा कि हमें उसको क्या सैलरी ऑफर करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो है, जो कि सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझे। तो आप भी इस वीडियो में जुड़े रहिए, और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और ये वीडियो आप पूरा देखना, तो आपको भी अपने ऑर्गेनाइज के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है कि क्या हमें सैलरी किस तरीके से, पैकेज क्या रखना है, सैलरी क्या रखना है, उसके जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। संजय भाई हमारे साथ है। संजय भाई का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में दिया था। संजय भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इस वीडियो में भी आपके उसके बारे में आपको बताए, और जो भी इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं सैलरी के बारे में, तो वो सारी चीज़ हमको हमारे साथ शेयर करें। संजय भाई। तो पहले तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है और रिक्रूटमेंट में क्या होना चाहिए, एक अच्छे यानी टीम को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अब अच्छी टीम को सिलेक्ट को तो हो गए, बट उसको क्या ऑफर देंगे कि जिसके कारण वो हमारे साथ जुड़ जाए। दूसरा चीज़, वो लंबे टाइम के लिए जुड़े रहें। और तीसरा चीज़, खुशहाली के साथ जुड़े रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा हमको चाहिए ऐसा परफॉर्मेंस दे। इसके लिए कंपेंसेशन स्ट्रेटेजी जो है, जैसे सैलरी जिसको एक पार्ट बोला जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बड़ी भी इंटरप्राइज में ये सबसे की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कंपेंसेशन दिया कैसे जाए। जनरली एसएमईज जो है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसमें देखा जाता है कि सैलरी एक फिक्स दे देते हैं कि ये सैलरी आपकी है, और हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये सैलरी ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये सैलरी फेयर है या तो बायस है। तो सैलरी के बारे में हमेशा बहुत सारी संघर्ष चलती रहती है। तो कंपेंसेशन का पार्ट है वो बड़ा है। इट्स नॉट ओनली सैलरी, सैलरी एक उसका भाग है। कंपेंसेशन में जैसे सैलरी है, देन एक पार्ट दूसरे बेनिफिट्स है, कोई वेरिएबल पे जैसे कि कमीशन है, या तो इंसेंटिव है, या तो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस है। और उसके अलावा भी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द क्रिटिकल एरिया, जिसमें रिकॉग्निशन जो साइड है वो नॉन मॉनेटरी है, यानी उसमें खर्च नहीं होता है, बट उससे एक जो व्यक्ति है हमारे साथ जुड़ा है उसको बहुत खुशी होती है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत होते हैं उसके। और जो रिवॉर्ड है वो भी उसको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बाध्य करता है, और लंबे टाइम तक वो हमारे साथ जुड़े रहने और परफॉर्मेंस देने में बहुत मदद लगता है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। तो पहले से शुरुआत करते हैं, कंपेंसेशन है क्या। तो जैसे कंपेंसेशन में एक बेसिक जो एस्पेक्ट है वो है फिक्स पार्ट ऑफ द सैलरी, जिसमें बेसिक पे आता है कि बेसिक इतना सैलरी तो होना चाहिए, राइट। तो उसको डिसाइड कैसे करें। पहला चीज़ तो कई भाई मेरे को सैलरी डिसाइड करनी है, जैसे मेरे को मैनेजर लेना है, डिस्पैच में एक इंसान चाहिए, तो मैं कैसे सैलरी डिसाइड करूं। या तो मेरे को मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में एक व्यक्ति चाहिए, तो उसको कैसे मैं सैलरी ऑफर करूं। तो उसके 2-3 एस्पेक्ट है, वो समझ लेते हैं क्या क्राइटेरिया है। पहला तो वो जो जॉब रोल है, वो जॉब रोल के हिसाब से यानी सैलरी है कि नहीं। यानी जैसे एक मैनेजर की कक्षा का रोल अलग चीज़ है, एक एग्जीक्यूटिव लेवल अलग चीज़ है, ऑफिसर, फ्रेशर, इंटर्न अलग
सब अलग अलग पोजीशन है, तो वो पोजीशन के अनुरूप है कि नहीं। दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कंपेंसेशन पार्ट है वो कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। जैसे इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री में जो सैलरी दे रहे उसके अनुरूप है कि नहीं। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के को मैच नहीं कर पाते हम, तो भी जो सामने वाला व्यक्ति है वो सोचेगा कि मेरा शोषण हो रहा है यहाँ पे। मतलब बाकी सब सेम इंडस्ट्री में अगर दूसरी जगह जॉब करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई हाई सैलरी मतलब सैलरी चल रहा है, उससे अगर आप कम सैलरी में काम करवाते हैं वही लेवल का, तो उसके लिए वो शोषण जैसा हो जाएगा। हाँ, तो उसको वो डिससेटिस्फाई करेगा, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पे मेरा शोषण हो रहा है, तो वो जल्दी से दूसरी जगह ढूंढने का प्रयास करेगा। तो दूसरा चीज देखना है कि इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। तीसरा चीज देखना है वो ह्यूमन एस्पेक्ट है। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी घर की ज़रूरत कितनी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और हम उसको कम दे रहे हैं, तो या तो वो दूसरी जॉब ढूंढ लेगा, दूसरी जगह पे जंप करने का प्रयास जल्दी रहेगा, राइट। तो उसका ध्यान काम की ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी घर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसका यहाँ पे पे कम है। दूसरा चीज, या तो वो ये करेगा डबल जॉब करेगा, पार्ट टाइम में दूसरी जगह भी काम, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से भाग के कैसे दूसरा जॉब में मैं चला जाऊं, जल्दी से वहां जाके और कमाऊं, वहां ध्यान रहेगा। तो उसका फोकस काम की जगह पे, मैं दूसरा मेरा अर्निंग जो, जैसे एक व्यक्ति है उसकी रिक्वायरमेंट घर की जो है, से फॉर एन एग्जाम्पल 22,000 रुपये है और हम उसको सैलरी दे रहे हैं 18,000 रुपये। अब 4,000 तो कम दूसरी जगह ट्राई, तो वो कहीं से भी ढूंढने का प्रयास करेगा। तो उसका मन काम की जगह पे कहाँ लगेगा, वो जगह ढूंढने में, वो काम करने में लगेगा। या तो दूसरी जगह जॉब ट्राई करेगा कि मुझे उस लेवल की सैलरी लेवल की जॉब मिल जाए, या फिर वो पार्ट टाइम जॉब सर्च करे। दूसरा चीज, एक ह्यूमन एस्पेक्ट से भी देखे तो जो व्यक्ति अपना घर चलाए, इतना जो कमा नहीं पाता है, तो वो व्यक्ति का ध्यान काम पे नहीं लगेगा। एक ऐसे इंसान ही हम सोचे हम उसकी जगह पे हो, तो ह्यूमन एस्पेक्ट भी एक ध्यान में रखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा दे दो, बट एटलीस्ट जो उसकी ज़रूरत है वो समझना हमारी बाध्यता है। अगर आप किसी को भी हायर करते तो उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और क्या उसके एक्सपेंसेस वगैरह, कुछ किसी के EMI वगैरह चलते, तो वो चीज़ अगर हमारे ध्यान में रहेगा तो हमें उसको किस लेवल पे लेके जाना है वो भी हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं। अपनी साइड से देखने जाए तो 2-3 और एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक एस्पेक्ट है कि अपना बजट क्या है। हम बजट डिसाइड नहीं करते थे, तो मेरा प्रपोजल ये है कि आपको है ना कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का बजट डिसाइड करिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसका एक बजट रखिए, सेल्स डिपार्टमेंट है उसका एक बजट रखिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन का है उसका एक बजट रखिए। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप ऐसा हो तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, या तो आपके कंसल्टेंट है वो आपको बताएंगे कि कैसे ये बजटिंग होता है। तो वो बजट पहले क्लियर है तो पता है कि भाई ये, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा बजट से फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपया है, तो आपको पता है कि उसमें एक मैनेजर और 3 लोगों की ज़रूरत है। तो एक मैनेजर की सैलरी हो सकती है 40,000 रुपये और बाकी लोगों की 10-20,000 15,000 उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम दे सकते हैं। तो पूरा 1 लाख रुपया उसके हिसाब से देंगे। बट जो हमने टोटल बजटिंग नहीं किया तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको किसको कितना देना है। तो पहला एस्पेक्ट वो भी है क्रिटिकल एस्पेक्ट, बजटिंग। दूसरा एस्पेक्ट है टैक्सेशन। जैसे सैलरी हम जो भी SME से ना वो फिक्स सैलरी देते हैं ओपन, बट इसके बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, यानी जो महंगाई भत्ता बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो मेट्रोस में वो थोड़ा ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में थोड़ा कम होता है। ये दोनों को मिला के उसके बाद HRA होता है, उसके परसेंटेज में ह्यूमन रिसोर्स, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, उसमें आपको टैक्सेशन यानी जो वो एम्प्लॉय है उसको बाद मिलता है, तो वो HRA है। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस है, उसके बाद मोबाइल अलाउंस है। ये सब बेसिक्स एस्पेक्ट है, फिक्स एस्पेक्ट है।
दूसरा एस्पेक्ट है अपने हिसाब से देखना है तो वेरिएबल। तो थोड़ी बहुत जॉब ऐसी है जहाँ पे वेरिएबल सभी लोग रखते हैं, जैसे वेरिएबल यानी इंसेंटिव, मतलब जो जितना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो उसके हिसाब से उसको मिलता है, तो उससे उसका आउटपुट भी हाँ। तो उसमें हमको ये देखना है कि हमको परफॉर्मेंस मेजर फिक्स करके उसको वेरिएबल देखना है। जनरली ये सेल्स में देखा जाता है कि सेल्स में बहुत इजी ऑब्जेक्टिवली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेल्स में इंसेंटिव रखते हैं। इसके अलावा वेरिएबल में बोनसेस आते हैं और परफॉर्मेंस लिंक बोनसेस आते हैं। इतना परफॉर्म किया तो वो हम आगे थोड़ा जाके बात करेंगे। इसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, जैसे कि बेनिफिट साइड देखे तो पीएफ। अभी आज देखने जाए ना तो बहुत सारे व्यक्ति है वो देखते हैं कि मुझे पीएफ दे रही है कंपनी, जो पीएफ दे रहे हैं ना उसकी इमेज अलग लेवल की हो जाती है, कंपनी का जो ब्रांड इमेज है ना वो बढ़ जाता है। तो पीएफ जहां होगा वहां कम सैलरी में भी काम करने के लिए लोग तैयार है, जहां पीएफ नहीं होता वहां पे नहीं जाते। तो पीएफ और ईएसआई जो है, राइट, वो इंश्योरेंस होता है। तो वो जो पीएफ ईएसआई है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हम कंप्लीट देते हैं, तो वो उनको एक अलग नजरिया देते हैं एम्प्लॉइज को हमारे साथ जुड़ने का। उसके अलावा दूसरे भी बेनिफिट्स हम दे सकते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि जैसे बहुत दूर की जगह से कोई सीनियर पर्सनल अपने यहाँ जुड़ रहा है, जैसे जनरल मैनेजर जुड़ रहे हैं और वो साउथ इंडिया से आ रहे हैं वेस्ट इंडिया में, से फॉर एन एग्जांपल, तो वो बच्चे के साथ आएंगे तो उसको एजुकेशन अलाउंस दे दिया, यानी बोनस के तौर पे कि भाई आपके बच्चे का एजुकेशन में हम इतना फीस हम पे करेंगे। ये सब दूसरा एक बहुत इजी और बेस्ट तरीका ये भी है ग्रुप इंश्योरेंस जो कंपनियां बहुत सारी, वो क्या होता है कि सभी लोग हैं उसका एक साथ ग्रुप में इंश्योरेंस कर लेते हैं, तो वो कंपनी को सस्ता भी गिरता है और उसका बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है, सभी लोगों को मिलता है। उससे आई थिंक एम्प्लॉय के माइंड में ये भी चीज़ होती है कि कंपनी हमारे बारे में भी ध्यान दे, हमारी फैमिली के बारे में भी सोचती है, राइट। तो ये सब चीज़ों जो एक छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ध्यान में रखी, तो स्ट्रेटेजिकली हम दूसरों के यानी कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कंपेंसेशन के हिसाब से, राइट। अब ये एक एक चीज को देखे ना, अब इसमें पीएफ ईएसआई और थोड़ा ये भी पार्ट हमको देखना है जो लीगल साइड है, यानी आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लेबर लॉ के हिसाब से अंडर पे करते हैं, यहाँ भी एक रिस्क है। अंडर पे यानी बेसिक मिनिमम सैलरी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के कि इतना भत्ता, इतना सैलरी तो देना ही है, इतना मिनिमम मिलना ही चाहिए। अब उससे जो लोअर देते हैं आप, तो आप लीगली गिल्ट, यानी आपको लीगली केस हो सकता है आप पे। तो वो जो लेबर जो नियम है, लेबर लॉ के जो हिसाब से जो बेसिक एस्पेक्ट है वो भी देख लेना है। इसमें भी बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, तो उसकी सलाह के हिसाब से आप जो करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमको लगता है ये खर्चा है, एक्चुअली दिस इज एन इन्वेस्टमेंट कि जो हमको रियली में लोगों को अट्रैक्ट करने में और टिकाए रखने में हमको बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है, बट आप बेसिक चीज़ों में देखें तो जैसे आप मेट्रोस में हैं और उसमें सबसे बड़ा खर्चा जो है वो रहने का है, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो बढ़ा दीजिए, वहाँ महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दीजिए। तो इससे, और ऐसे भी मेट्रोस में नियम के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, राइट। तो ये सब जो डिटेलिंग करके आप जो सैलरी स्लिप भी बनाते हैं ना, तो उनको लगेगा ये स्टैंडर्ड कंपनी है, उसके दिमाग में एक पूरा एक इमेज होता है। कंपनी स्टैंडर्ड तब बनती है जब हमारी सोच में है। तो ये जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेंड है वो भी बता सकते हैं, आप जो एचआर रखते हैं तो वो भी बता सकते हैं, आप किसी कंसल्टेंट को रखें वो भी बता सकते हैं। तो इतने एस्पेक्ट है, एक फिक्स वाला एस्पेक्ट है, देन वेरिएबल,
परफॉर्मेंस वाला हम स्पेसिफिकली इसके बाद बताएंगे कि कैसे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है कंपेंसेशन से, राइट। जैसे ये फिक्स वाला असेट्स और कॉम्पिटिटिवनेस आ गया, अब परफॉर्मेंस के साथ कैसे लिंक करना है इसी की थोड़ी निटी-ग्रिटी है, ये समझ लेते हैं। तो कंपेंसेशन में दो एस्पेक्ट, एक फिक्स वाला एस्पेक्ट और एक परफॉर्मेंस के साथ लिंक एस्पेक्ट है। तो परफॉर्मेंस के साथ लिंक एस्पेक्ट में सेल्स वालों को तो हम दे देते हैं सीधा इंसेंटिव कि इतना सेल लाते हैं तो इंसेंटिव दे देते हैं, बट ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों का क्या, कि वो लोग तो जो उसका डेली रूटीन काम है वही करते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस सीधा इम्पैक्ट करता है सभी जगह पे, डिलीवरेबल पे। जैसे अभी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के ओनर के साथ ही मैं बैठा था, तो बोले सेल तो हो गया, प्रोजेक्ट आ गए, अब टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े वो तो फिक्स टाइम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब जो आपने कंपेंसेशन यानी सैलरी ऐसे डिजाइन किया कि जहां पे परफॉर्मेंस के साथ लिंक हो गया, तो वो रिजल्ट पे ध्यान देगा, उसको डेली जो उसका रूटीन वर्क है उस पे वो ध्यान नहीं देगा, वो उससे ज्यादा वर्क करेगा, उससे ज्यादा वो रिजल्ट पे ध्यान देगा कि मेरे को इतना टाइम में इतना काम तो कर लेना है, इतना कंप्लीट करना ही है। तो वो उसको एक्स्ट्रा आवर्स बैठने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने टाइम के अंदर ही मैनेज करेगा, वो उसकी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपको वॉच नहीं रखना पड़ेगा, भौरे की तरह कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, तो आपको KPI KRA शायद सुना होगा, तो ये क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की रिजल्ट एरिया। जैसे हर एक जो व्यक्ति है, ये हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे आगे, तब जाके हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, बट इसका एक हाईलाइट दे देते हैं कि KRA क्या है कि की रिजल्ट एरिया। तो हर एक व्यक्ति है, हर एक जो जॉब रोल है उसमें की रिजल्ट डिजाइन होना चाहिए पहले से कि कौन सा रिजल्ट आपसे एक्सपेक्टेड है, इसको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, KRA, राइट। हर एक रोल के हिसाब से होता है। ये जो की रिजल्ट एरिया है उसको मूल्यांकन, इवैल्यूएट करने के लिए उसके अंडर में, उसके नीचे उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक इंडिकेटर होता है, उसको बोलते हैं KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वहां से हमको पता चलता है कि उन्होंने परफॉर्म ठीक किया, जो ठीक किया है तो हम इतना उसको बोनस देंगे, इतना उसको प्रमोशन देंगे, उसको ये पोजीशन देंगे, उसके साथ लिंक कर दिया। तो आपको हर एक चीज देखने की जरूरत नहीं। तो अभी क्या होता है, SME में जनरली फोकस क्या है, बोनस सबको इक्वल बांटा जाता है, ये सबसे बड़ा, सबका अलग अलग परफॉर्मेंस के लोग अलग अलग तरीके से एक सैलरी बोनस देते हैं। अभी जनरली फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया तो आप सोचो इससे होता क्या है। जैसे आपके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब 10 लोग में थोड़े बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे, हाँ के नाम है, और थोड़े बहुत लोग कम परफॉर्म करते होंगे, थोड़े बहुत लोग आते हैं जाते हैं, जितना बोला गया इतना काम करते हैं, ऐसा है। अब सोचो सबको हमने एक सैलरी बोनस दिया, तो जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक्स्ट्रा आवर्स रुक के एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो डिमोटिवेट होगा, कि वो उनके साथ कंपेयर करेगा कि ये पर्सन तो कोई काम नहीं भी करता है तो भी उसको एक सैलरी मिलता है, तब भी उसको वही कंपेंसेशन जो मुझे मिला है, वही उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा, चलो मैंने तो कुछ किया नहीं तो भी मुझे, राइट। जो एक्चुअल में जो काम कर रहा है उसके ऊपर उसका बेटिंग पे, राइट। तो आपको क्या करना है, साल की शुरुआत में ही की रिजल्ट एरिया के बेसिस पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दे देने हैं। जैसे एग्जांपल से सेल्स का लेते हैं कि भाई सेल्स का तो ऑब्जेक्टिवली पता होता है, ऑपरेशन का ले लेते हैं। से फॉर एन एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे वो कस्टमर को संभाल रहे हैं, बैकएंड संभाल रहे हैं, फाइलिंग संभाल रहे हैं वहाँ का, तो आपको रिजल्ट पता है कि इनसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, कंप्लेन मेरे तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो भाई कंप्लेन मैनेजमेंट तक पहुँच रही है तो नेगेटिव मार्किंग, वो वहाँ से ही वो कंप्लेन को कम्प्लीटली
हैंडल कर पा रहे हैं तो वो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। कस्टमर अच्छा फीडबैक दे रहा है, टेस्टिमोनियल अच्छा दे रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव काम। देन नंबर ऑफ कॉल इतने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉल्स का रख सकते हैं। डिपेंड ऑन द जॉब रोल आप डिज़ाइन कर सकते हो ऑब्जेक्टिवली कि की परफॉर्मेंस आपका इवेल्युएट होगा इसके हिसाब से। और इसके लिए आई थिंक बहुत लोग अभी टेक्नोलॉजी का यूज भी करते हैं कि जिससे ऑटो रिप्लाई आता है कि भाई अवेलेबल कस्टमर आपके सर्विस से हैप्पी है अनहैप्पी है तो अवेलेबल। ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा सकती है। बहुत सारे टूल आते हैं, इसको HRIS भी बोलते हैं, राइट। HRIS यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये HRIS के माध्यम से आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सब पूरे के पूरे आयाम डिसाइड कर सकते हो। एक जॉब रोल में 10 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, अब वो इंडिकेटर को वो 100% कंप्लीट करता है तो आपका बोनस इतना बनेगा। अब शुरुआती टाइम में ही बता दो तो आपको वो खुद ब खुद करेगा, उसको पता है कि मुझे क्या करना है और उसी के हिसाब से वो काम करेगा। बड़ी कंपनियां बड़ी है, इसका कारण क्या है आप सोचो। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ 40,000 लोग काम कर रहे थे एक समय पे। 40,000 लोगों को एक एक को देखने कब जाए कि ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं, ये काम ऐसा नहीं होता है। हर एक का हर एक का जॉब रोल नक्की है, हर एक का रिजल्ट एरिया नक्की है और हर एक का KPI नक्की है। वो KPI के हिसाब से हर एक का वो बोनस और फ्यूचर भी नक्की है, तो उसको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, ये राइट। तो ये सबसे क्रिटिकल एरिया है। बट इसमें देखना क्या है, थोड़ा बहुत चीज़ें सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव यानी उस चीज़ को इवेल्युएट ऑब्जेक्टिवली करना ना मुश्किल है। जैसे कि यानी कलीग के साथ कैसा बिहेवियर है, ये भी KPI का पार्ट है। जैसे समझो हम लोग KPI जो करवाते हैं ना कंपनी में, उसमें कल्चर भी बहुत एक क्रिटिकल एरिया है कि एक पॉजिटिव कल्चर बना रहे हैं। तो हम वैल्यूज़ डालते हैं कि जैसे पंक्चुअलिटी इज़ वैल्यू, देन इंटेग्रिटी इज़ वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ वो जी रहे, ये सब्जेक्टिव है। अब ये दिल से काम कर रहा है कि नहीं ये तो सब्जेक्टिव है ना, उसको ऑब्जेक्टिवली कोई ऐसा वो थर्मोमीटर आता नहीं कि इसने दिल से काम किया कि नहीं, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव मैटर है, वहाँ पे थोड़ा आपको यानी क्रिटिकल होना पड़ता है। उसको कैसे नापे, उसको कैसे इंडिकेट करे, उसका थोड़ा क्रिटिकल है। वो -1 पॉइंट है। बाकी क्योंकि ये माइनस से क्या होता है, वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि बॉस मेरे साथ बायसिस कर रहे हैं, दूसरे जो उसके नज़दीक वाले लोग हैं ना उसको ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं। वहाँ ये हो सकता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव मैटर है, राइट। दिल से काम किया कि नहीं, वो बंदा दिल से काम कर रहा है कि नहीं, वो कैसे इवेल्युएट करे। तो ये थोड़ा एक माइनस पॉइंट है परफॉर्मेंस इंडिकेटर का। बट जो आप बहुत ध्यान से सोचे, ध्यान से रिसर्च करें या तो कोई कंसल्टेंट को आप एडवाइस ले तो आपको मिल जाएगा कि इसको इवेल्युएट कैसे करना है। उसके साथ जो आप कंपेंसेशन का डिजाइनिंग करेंगे तो कंपेंसेशन के कारण ही परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, सीधा सीधा, राइट। तो ये होना यानी ये इससे बहुत आपको भी ईज होगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा पूरे दिन में कितना काम किया, वो काम करेंगे, नेचुरली करेंगे। हमारा ध्यान पूरा फोकस रहेगा कि कंपनी का ग्रोथ कैसे हो। बाकी सब जगह यही होता है कि हम लोग टीम क्या वर्क करे उसके ऊपर हमारा पूरा टाइम जाता है। अगर वो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क करेगा तो फिर हमारा फोकस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर है। इसमें CCTV नहीं लगाना पड़ेगा आपको। CCTV लगा के फिर हमारा टाइम भी वहां पे जाता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं क्या बात चल रही है, वो क्यों करने की जरूरत है। CCTV उसके लिए एक्चुअली होता ही नहीं, एग्जैक्टली उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसके ऊपर सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं होता है। ज्यादातर अभी लोग सिक्योरिटी रखने के लिए करते हैं। ऐसा ही है, वॉच रखने के लिए। और एक्चुअली एम्प्लॉय को भी ये पता होता है कि बॉस देख रहा है, उनको पता चल जाता है। तो ये रिस्की है एक्चुअली, इससे वो डिमोटिवेट होते हैं। रादर हम पे के साथ ही परफॉर्मेंस जोड़ दे तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे। तो ये इजीएस्ट स्ट्रेटेजी है कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए कंपेंसेशन के माध्यम से।
और दूसरा तरीका, वो बहुत बड़ा तरीका है, वो है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। ये बहुत क्रिटिकल है और ये मिसिंग है। इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं लगते, फिर भी हम लोग मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं ज़्यादातर देखा है। रिकॉग्निशन यानी आप देखें, एक इंसान की एक चाह रहती है। वो क्या चाह रहती है? बेसिक तो पैसा तो चाहिए ही, पेट तो भरा होना चाहिए। दूसरी चाह रहती है मन भरना। मन भरना यानी मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, मेरे पे ध्यान है बॉस का, मेरे को अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे शाबाशी मिल रही है। हर एक इंसान, आप अपने आप में देखें, आप ओनर भी है, यानी कंपनी में नहीं, आप बाहर जाए समाज में भी, आप जो ठीक काम कर रहे हैं ना, तो आपको शाबाशी चाहिए, कोई अच्छा बोलने वाला चाहिए कि ठीक काम किया मेहुल भाई, आपने ये किया ना, बहुत बढ़िया। जैसे कि कस्टमर भी अगर कोई हमें बोलते तो भी हमें अच्छा लगता है, अगर बिजनेस मिलता है उससे ज्यादा, अगर हम हमारे काम की तारीफ करते उससे ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये जो तारीफ है ना, वो साइकोलॉजिकल नीड है। मास्लोस का लास्ट टाइम हमने बात किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है, उसने बताया था कि एक ह्यूमन की जो ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है, ये पेट भरने से, फिजिकल नीड से ऊपर जो नीड होती है, ये होती है साइकोलॉजिकल नीड। और साइकोलॉजिकल नीड में रिकॉग्निशन सबसे बड़ी चीज़ है, अप्रिसिएशन। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो रिकॉग्निशन कैसे कैसे होता है? तो आप देखिए, बहुत सारी कंपनियों ने चालू किया है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, राइट, और रिकॉग्निशन वॉल बना देते हैं, वहाँ पे सबके फोटो, ये काम इसने बहुत बढ़िया किया तो उसका फोटो लगेगा, ये काम इसने बड़ा किया तो ये उसका फोटो लगेगा, ये काम इसने बढ़िया किया तो इसका फोटो। सिर्फ एक वॉल पे सबके फोटो लगे रहते हैं, तो सबको उत्साह मिलता है। अब इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें खर्चा इफेक्ट बहुत बड़ा है, राइट। उसके बाद सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राइट। इसमें खर्चा कितना है आप देखो तो कुछ नहीं, सर्टिफिकेट, राइट। या तो आप एक मोमेंटो दे सकते हैं, सबके सामने तालियां बजवाना कि दिस वर्क इज अमेजिंग, दिस आर ऑल फ्री, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं, और उसका रिजल्ट देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में, बट इसमें ये देखना है क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में। हाँ, क्या होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हमने डिसाइड किया और किसी को भी उठा के दे दिया तो सबको ऐसा लगेगा कि बायस कर रहे हैं, तो फिर उसका बाकी सबके ऊपर गलत डिमोटिवेट। आपको क्या करना है, मंथ से पहले ही डिसाइड कर देना है कि ये क्राइटेरिया होगा तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा। आपको इतना इतना रिजल्ट, जैसे पंक्चुअलिटी ठीक हो गई, टाइम पे काम कंप्लीट करना ठीक हो गया, कोऑर्डिनेशन करना ठीक हो गया, कस्टमर के बारे में, कस्टमर, ये सब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो देख लो। उसके हिसाब से 5, 7, 8 क्राइटेरिया बना दिया, उसके हिसाब से इवेल्युएशन का स्ट्रक्चर बना दिया, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे वो उसी के लिए वर्क करेगा। अभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर ही आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसा प्रोवाइड कर रही है कि वो खुद ये रिकॉग्निशन देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, अपना खुद का देख सकते हैं, तो उसको मिलेगा कि नहीं उसको पता है, वो खुद ही अपना ट्रैकिंग देख सकता है, तो वो खुद उत्साहित होकर काम करते हैं, राइट। तो ये जो रिकॉग्निशन है ना, ये इंसान की एक ज़रूरत है, और जो हम वो फुलफिल करते हैं तो वो खुश रहेंगे, और खुशी से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली ऐसा है। और ऐसे हमने अगर एम्प्लॉय को अगर तैयार कर दिए तो हो सकता है कि वही एम्प्लॉय हमारे जो आगे की टीम हम लोग हायर करेंगे तो उसी को तैयार करने में वो ही हमें काम आएगा। तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, हाँ, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में जो रिवॉर्ड वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा मनी पार्ट है। अब उसमें भी आप स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, जैसे कभी किसी को सरप्राइजली, यानी कुछ चीज़ आपका ध्यान है और आपको कुछ करवाना है, तो सरप्राइजली आपने गिफ्ट दे दिया, उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो उसको, सरप्राइजली, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया लगा। आप हो सकता है कि आपने रेस्टोरेंट के वाउचर दे दिए, हो सकता है कि आपने मूवी टिकट्स दे दी, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है देखे तो, बट उससे उनका ध्यान जाता है कि मैं ठीक करूँगा तो मेरे को सरप्राइज कभी भी मिल सकती है। एवरीबडी विल बी इंक्लाइन कि भाई सरप्राइज मिलेगी, तो एक छोटा सा बजट समझो कि महीने का 2-4 हज़ार का बजट रखा तो भी आपकी सरप्राइज गिफ्टिंग हो जाती है। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि
एम्प्लॉय के साथ वो मंथ में एक बार बाहर डिनर, हाँ ये भी एक रिवॉर्ड है कि आप उनको कहीं बाहर पे सभी पूरी टीम को लेके जाए, दैट्स ऑल्सो ए रिवॉर्ड कि इतना किया तो हम सब लोग साथ में जाएंगे। दूसरा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं जंगल पे लेके जाना, बाहर लेके जाना, दिस आर ऑल रिवॉर्ड्स। तो आपका जो बजट है सालाना वो डिजाइन करके ये रिवॉर्ड्स डिसाइड करना चाहिए और उसके हिसाब से पूरे साल लोग उत्साहित रहेंगे, लोगों में ऊर्जा कम नहीं होगी, पीपल विल बी अलाइंड। मुझे याद है मैं छोटा था ना, तब मेरे एक टीचर थे, वो है ना, जब भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके मैं जो ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँ या वो सम को क्लियर कर दिया या तो वो जो प्रश्न है उसका जवाब दे दिया ना, तो वो 5 रुपए देते थे और वो बोलते कि 5 रुपए नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है। अब वो सबके सामने खड़े होके वो जो 5 रुपए ना वो बहुत बड़े लगते थे, बहुत बड़े हर टाइम। तो ऐसा है, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट बट इट्स अबाउट द रिकॉग्निशन अमोंग ऑल, अप्रिसिएशन अमोंग ऑल। तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग कंपनीज में जो कंसल्टिंग देते हैं उसमें हडल्स, सुबह सुबह सब लोग इकट्ठा मिलते हैं, जो अच्छी चीजें हुई ना सब लोग शेयर करते हैं, कुछ अचीवमेंट किया तो शेयर करते हैं, एंड एवरीबडी क्लैप फॉर ईच अदर। तो नेचुरली एक दूसरे का पॉजिटिव पॉइंट से शुरुआत होती है सुबह की। 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सब एक साथ खड़े हो गए राउंड में, सब ने सही सही चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट्स बोल दिए और सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर लिए कि वाह बहुत बढ़िया काम किया। तो इससे नेचुरल लोगों को लगता है कि मैं भी कल कुछ अच्छा करूँगा। तो ऐसा हडल भी रख सकते हैं आप, वीकली ऐसा कुछ एक स्पेशल ओकेजन भी रख सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा का, कि चलो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे वीकली, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल एस्पेक्ट। मंथली तो करना ही है, जैसे एवरी मंथ जो रिकॉग्निशन करना है कि ये चीज़ ये लोगों ने अच्छा किया तो इतना सर्टिफिकेट दिया। तो दिस आर ऑल पॉइंट के जो विदाउट ज़्यादा खर्च, ज़्यादा एफर्ट्स आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। उसके लिए ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, सभी बड़ी कंपनीज ये कर रही है। बाकी सब जगह पे भी ऐसा ही हो रहा है कि फिक्स कर दिया ये सैलरी है और ये बोनस, इन दोनों के अलावा कुछ, और बाकी सैलरी पे डिसाइड कर देते भाई आपका ये इसमें साल के बाद इतना सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ये फिक्स होगा। बाकी कोई ऐसा मोटिवेशनल होता ही नहीं। तो वो जो उनसे एक रिजल्ट एक्सपेक्ट होता है कि भाई ये इससे हमें कोई बेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस मिले, तो उस तरीके से हम लोग उसको मोटिवेट ही नहीं करते, तो फिर वो ट्राई करेगा कि मैं चलो उससे अच्छी सैलरी मिली, कहाँ मिल रही वहाँ पर मैं जम करूँ। एक क्वेश्चन रहता है, हमारे पास भी बहुत सारे इंटरव्यू के लिए हम लोग बुलाते हैं और जॉब छोड़ने का रीज़न पूछते हैं कि आप जो कंपनी है वहाँ से आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो कुछ सिमिलर आंसर आते हैं। एक तो आंसर ये आता है कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम काम करवाते हैं, और एक हम लोग कभी इमरजेंसी में कोई फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई तो उसका सैलरी कट वगैरह कर लेते हैं। ये भी तो सैलरी बढ़ नहीं रही है, वो अलग चीज कम रहता है, पर ज़्यादा से इस टाइप के आते हैं। तो वो क्या, एक सैलरी कट करना, ओवर टाइम काम करवाना, फीमेल स्टाफ के लिए, फीमेल स्टाफ के भी इंटरव्यू आते हैं, तो उनके लिए हमें ऐसा क्या रखना चाहिए? एक्चुअली ये सही है मेरे हिसाब, तो उसके लिए आप ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक चीज़ है कि यानी सैलरी कट करना, कि भाई बहुत जगह मैंने देखा है लेट आते हैं तो कट कर लेते हैं, हाफ डे लगा लेना क्योंकि पंक्चुअलिटी नहीं रखे। ये उल्टा है, पनिशमेंट वाला एस्पेक्ट आ गया। ये जमाना गया, पनिशमेंट वाला एस्पेक्ट था ना, ये एक समय में 90s और 91 से पहले का जमाना में था कि पनिशमेंट से लोग चलते थे। अभी पनिशमेंट से लोग नहीं चलेंगे, वो तिकड़म लगाते हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट है। पनिशमेंट से आप अपने जो एम्प्लॉइज है उससे दूरी बना लेते हैं। उल्टा कीजिए, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर बनाइए। जो पंक्चुअल आ रहा है उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दीजिए, बराबर, तो उसके लिए काम करेगा।
केपीआई जो है आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें पंक्चुअलिटी डाल दीजिए कि भाई आपको प्रमोशन तभी मिलेगा कि आप जो टाइम पे आ रहे हो, आपको बोनसेस उस हिसाब से ही मिलेंगे कि जो ये आपने नक्की किया है उसके हिसाब से है। सिंपल। तो फिर उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा है। तो पनिशमेंट से नहीं चलाना है लोगों को परफॉर्मेंस से चलाना है, लोगों को पॉजिटिवनेस से चलाना है। लोगों को नेगेटिव जो दिखाएंगे ना अभी, यानी आप घर पे बच्चों को आंख दिखाओ तो नहीं चलते, घर पे बच्चे नहीं चल रहे, ये क्या चलेंगे। या आज की जो जनरेशन जेड है, यानी जनरेशन जी बोलते हैं, वो तो चलती नहीं है, उसका पैसा काटा तो गया वो। नया जो यंगस्टर लेंगे ना तो वो तो टिकेंगे नहीं। थोड़े जो हमारे वाले सफेद बाल वाले हैं ना, वो शायद टिक भी जाए पनिशमेंट में, बाकी नया जनरेशन तो टिकेगा ही नहीं। तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से जो पे है ना, उसको वो लगा के उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा। आपको जैसा बिहेवियर चाहिए ना वो केपीआई में कर, सिंपल। वो उसी के ऊपर वर्क करे, सिंपल। वो दो जन को देखेगा ना, उसको सरप्राइज दिया, वो उसको ऑटोमेटिकली मुझे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइम, उसके लिए मैं क्या करूं। सिंपल। वो चाहे किसी भी कैटेगरी और किसी भी डेजिग्नेशन में हो, ऐसा ही है। ये ह्यूमन की नीड है। आप अपने आप में देखो ना, आप जिस जहां पे जाते हो वहां पे दो शब्द आपके बारे में अच्छे कोई बोलता है सबके सामने, आपको कैसा फील लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स। तो इसमें तो हम कंपेंसेशन भी लगा रहे, साथ में तालियां भी बजा रहे, सर्टिफिकेट भी दे रहे, थोड़ा पैसा भी दे रहे, और क्या चाहिए। सब मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। वो अगर हम लोग दे रहे हो, बाकी सब जगह नहीं हो रहा है, तो सामने वाला जॉब छोड़ने की बारे में सोचेगा ही नहीं। मेहुल भाई, हमारी कंपनी में हम मेजॉरिटी यंगस्टर, यानी आप देखें तो, क्योंकि युवा की ही कंपनी है, मैं युवा ही हूँ, 25 साल का ही युवा हूँ, सफ़ेद बाल आ गए, 25 साल का ही समझो। हमारे यहाँ ऑफिस आना कंपलसरी नहीं, फिर भी लोग जो काम है जब होना है तब कंप्लीट हो जाता है, विदाउट आस्किंग, पूछे बिना। तो ये मैजिक नहीं है। हर एक, आप देखो ना, हर एक इंसान को अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, पर ऐसा हमने कोई स्ट्रक्चर या कल्चर दिया नहीं है, इसलिए वो अच्छा नहीं कर रहा है। हमने पनिशमेंट ही दिखाई है। तो एक समय में पनिशमेंट में बंदा, वो हिंदी में बोलता है, ढीठ हो जाता है, मोटी चमड़ी हो जाती है। तो वो मोटी चमड़ी सामने दिखती है, तो रादर मोटिवेट करो, नेगेटिव आंखें नहीं दिखाओ। दिस इज द इजीएस्ट वे। तो काटना नहीं है। दूसरा, हम ऐसा सोचते हैं कि एक्स्ट्रा आवर काम करवाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। मेरे खुद के अनुभव में, मैं जॉब भी करता था कॉर्पोरेट में, वहाँ पे भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए, मेरी कंपनी में भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मैंने फ्रीडम दे के रखी थी कि जो आपका जो रिजल्ट है, इफ़ यू आर अचीविंग योर रिजल्ट, यू आर कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स, यू नॉट नीड टू आस्क एनीथिंग एंड यू कैन गो। यानी आप पूछे बिना जा सकते हैं, आपने जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो दैट्स द स्ट्रक्चर। इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऊपर से दूसरा फायदा, उसका वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ये भी एक रिवॉर्ड है। ये वर्क लाइफ बैलेंस भी देखो ना, तो उसकी फैमिली भी अलाइन होती है कि आप सही जगह पे काम कर रहे हो। फैमिली भी चाहती है कि वो फैमिली में भी अपने टाइम दे, घर पे भी टाइम दे, बच्चों को भी टाइम दे, भाई यानी मम्मी पापा सभी को टाइम दे। ये, और उसकी खुद की भी इच्छा होती है, राइट। हम क्या सोचते हैं कि वो ज़्यादा टाइम सामने बैठेंगे तो ज़्यादा काम खींच सकते हैं, उल्टा प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। उनको पता है कि ये ज़्यादा टाइम बिठाने वाला है, तो क्या करते हैं कि पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, पता है रात में बैठने ही, तो उस टाइम पे काम करेंगे। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको रादर उनको फ्रीडम देना है, मेरे हिसाब से, कि रिजल्ट लेके आओ, टाइम पे चले जाओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स ऑल्सो है रिकॉग्निशन। आप ये एक्चुअली कैंपेन भी चला सकते हो कि आप
जल्दी काम कंप्लीट करो, जल्दी कर जाओ, दिस कैन बी कैंपेन। तो ये भी रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड ही है कि भाई ये जल्दी जा रहा है, तो लोग ज्यादा अच्छा काम कम समय में करेंगे, दैट्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सही बताया संजय भाई। मैं एक मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने एक ग्राफिक डिजाइनर हायर किया था, तो उससे हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि वो पोस्ट भी बनाए, वीडियो एडिटिंग भी पूरा करे। तो उसको वीडियो एडिटिंग का पूरा नॉलेज नहीं था, तो हमने उसको अप्रोच किया कि आप ये पूरा एक कोर्स करो, तो उससे आपको पूरा एक आपके नॉलेज में भी एक एडिशनल वैल्यू ऐड होगी, और जो हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन है तो वो भी आप कर पाओगे। तो उसको ये लगा कि चलो मुझे यहाँ पे कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है, और कंपनी मेरे लिए उसके ऊपर खर्चा भी कर रही है। तो उसने वो कोर्स भी पूरा कंप्लीट किया, और उससे आज जो आप ये वीडियो पे आज देखोगे, तो ये वीडियो का एडिटिंग भी और बाकी के सारे वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, तो सारे वीडियो की एडिटिंग वो खुद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बढ़िया आपने ध्यान दिलाया। ये आप देखो तो जो IIM अहमदाबाद और IIM कलकत्ता, IIM बैंगलोर, ये जो इंस्टीट्यूट है वो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। देखो तो बड़ी जो कंपनीज है ना, उसके जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं वो कंपनी खर्चा करके उसमें भेजती है उनको सिखाने के लिए, दैट्स ऑल्सो ए रिवॉर्ड। तो आप देखेंगे ना, ये सब चीज़ों को मिला के देखेंगे ना, तो जो स्ट्रेटेजिकली हम रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन और कंपेंसेशन को देखें, स्ट्रक्चरली उसको ठीक कर दे, तो एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस एनहांस होगा, खुश रहेंगे, और हमको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद काम करेंगे, राइट। दूसरा चीज, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बढ़ता है। तो उनको पता है कि मैंने ठीक काम किया है तो मेरे को अच्छा मिल रहा है, दूसरे ने ठीक काम नहीं किया तो उसको ठीक नहीं मिलेगा। कल उठ के मैं ठीक काम नहीं करूंगा या करूंगी तो मेरे को भी सैलरी इस हिसाब से ही बढ़ेगी। तो ये फेयर है, ये ट्रांसपेरेंसी है, इससे इनको पता चलता है कि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ये ट्रस्ट ही हमको आगे लेके जाता है, ये खुशहाली बांटता है, राइट। तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एंड कंपेंसेशन जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत सारी जगह पे ओवरऑल कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को टिकाने के लिए काम लगेगा। इसका मैं कुछ आपको और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी हमने जो भी पूरा इस वीडियो में आपने पूरा का पूरा संजय भाई के थ्रू आपने समझा कि किस तरीके से हम लोग को एम्प्लॉय को हमारे ऑर्गेनाइज के अंदर उसका सैलरी पैकेज क्या होना चाहिए, उसको रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज किस तरीके से करना चाहिए, ये हमने खुद अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है। और इसका भी पूरा का पूरा हमने हमारा एक उड़ान का प्रोग्राम चलता है, उसमें संजय भाई से ही हमने सारी चीज़ सीखी है, और उसी को हमने हमारे ऑर्गेनाइज के अंदर संजय भाई इम्प्लीमेंट किया है। और आपको अगर मैं बताऊँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लास्ट 1.5 महीने से मेरी ऑफिस में 2 से 3 बार ऑफिस में आया हूँ। पर ऑफिस में क्या होता है, टीम ने भी, हम लोग ज़्यादा एम्प्लॉय को बोलते हैं कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, उसके लिए आप हमें बताओ। हमारी टीम ने पूरा डिसाइड किया कि हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं या हमारा कोई भी रीज़न की वजह से हम लोग लेट आए, हम आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे। हमने ऑफिस में कैमरा लगाया सिक्योरिटी के लिए, हमने उनको ये भी बताया कि ये सिक्योरिटी कैमरा के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आप क्या चाहते हो कि रखना है कि नहीं रखना। हमने बताया कि ये आपकी सिक्योरिटी का पर्पस है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो आपके सिक्योरिटी पर्पस, तो वो सामने से सारी चीज़ हमें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये आप रखो। बहुत बढ़िया, बहुत। और कोई भी अगर संडे के दिन का भी अगर कोई इमरजेंसी काम होता है, हमारे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अभी आई थी डेटा क्लाउड वगैरह के उसमें, तो हमारे ऑफिस का टाइम है 10 से 6, बट बहुत बार मैं शाम को देखता हूँ कॉल चालू रहता है, हमारे ग्रुप में पूरा कन्वर्सेशन चालू होता है, तो 7 बजे तक भी मेरे बिना कहे भी 7 बजे तक अगर कस्टमर का कोई काम पेंडिंग भी होता है ना, तो मेरी टीम 7 बजे, फीमेल स्टाफ है, हाउस वाइफ है, तब भी वो लोग 7 बजे अगर काम कंप्लीट करके जाए, वो बिना बोले। बहुत बढ़िया। ये सारा चीज़ हमने हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरा ध्यान अभी करंट बिजनेस से मैं अगर क्या नया कर सकूँ उसके ऊपर ध्यान है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर समझो तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ के ऊपर अगर ध्यान देते हैं ना, तो उससे हमारे ऑर्गेनाइज में बहुत बेनिफिट है। ऐसा ही, ऐसा ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसा तो उसके लिए मैं संजय भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ हमने
संजय भाई के सीखिए। माय प्लेजर। ओके, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई क्वेश्चन अगर ऐसे है तो आप कमेंट करके बताना। और आप चाहते हो कि हमें पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाने हैं तो वो भी हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। संजय भाई, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या होगा वो भी अगर आप बता देते तो हमारे ऑडियंस को होती है। कंपेंसेशन के बाद ऐसे एचआर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे लीडरशिप मैनेजमेंट है, मैंने एचआर के जो कंपेंसेशन के बाद ऑनबोर्डिंग आई थिंक हमने ले लिया था। तो टीम बिल्डिंग पे हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो टीम बिल्डिंग के ऊपर होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और संजय भाई ने जो हमारे साथ नॉलेज शेयर किया, तो मैं आप सभी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी व्यू है आप हमें कमेंट करके शेयर करें। थैंक यू संजय भाई। धन्यवाद।